नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक मुद्दा जो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा सिरदर्द या कहें कि बड़ी चुनौती बन सकता था, उसको राजनीतिक दल तो नहीं सुलझा पाए, लेकिन जनता ने, आम मतदाता ने बड़ी आसानी से सुलझा दिया। वो मुद्दा था, वैसे तो दो मुद्दे ऐसे हैं, लेकिन आज एक ही मुद्दे की बात करूंगा और वो मुद्दा है, आपको भी पता होगा, ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम। अब इसका थोड़ा सा जो है अतीत जान लीजिए, इसका थोड़ा जो है इतिहास जान लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पेंशन रिफॉर्म शुरू किए थे। उनके समय में पेंशन रिफॉर्म शुरू हुआ था और ये तय हुआ था कि अब जो है जो पेंशन मिलती है कर्मचारियों को, उस तरह से जो महंगाई से लिंक्ड होती थी और उनको रिटायरमेंट के समय उनकी सैलरी के मुताबिक, जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है उसके मुताबिक पेंशन मिलती थी, वो योजना बंद होगी। न्यू पेंशन स्कीम शुरू होगी जिसमें एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा। तो 10% कंट्रीब्यूशन होगा एम्प्लॉय का और 14% एम्प्लॉयर का। जहाँ सरकार है वहाँ जाहिर है कि सरकार जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी। तो अब सवाल ये कि 10% का भार एम्प्लॉयज़ पर पड़ने वाला था, तो उसको कैसे कम किया जाए, क्योंकि उसका मतलब होता कि लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए पैसे की कमी खर्च करने के लिए, इसका मतलब उपभोग पर असर का मतलब था पूरी इकॉनमी पर असर, यानी कंजम्पशन कम होता। तो उसके लिए राज्य सरकारों ने और जो विभिन्न इकाइयाँ थीं उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ा दी कि उनको वो कंट्रीब्यूशन देने में कोई दिक्कत ना हो। तो एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ गई और एनपीएस लागू हो गई। 2004 से इसे लागू किया गया। इसकी कट ऑफ डेट जो तय की गई वो 2004 से इसे लागू किया गया और ये चल रहा था, मामला ठीक ठाक चल रहा था। हालांकि बहुत से कर्मचारियों को असंतोष भी था और देश में कुल कर्मचारियों की संख्या, ऐसे सरकारी कर्मचारियों की संख्या लगभग 5 करोड़ है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी आबादी में जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो या कहें जो पेंशन के हकदार कर्मचारी हैं, उनकी संख्या कितनी है, उनका जो है हिस्सा कितना है। लेकिन ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि ओल्ड पेंशन स्कीम की वजह से राज्य सरकारों का खर्चा लगातार बढ़ता जा रहा था, क्योंकि जैसे जैसे एम्प्लॉय जो है वो रिटायर होते थे तो उनको जो पेंशन मिलती थी वो महंगाई भत्ते से जुड़ी हुई थी। महंगाई जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे जो है पेंशन का कंट्रीब्यूशन सरकार की ओर से बढ़ता जाएगा। तो ये वित्तीय बोझ राज्य सरकारों के लिए धीरे धीरे सहन करना मुश्किल होता जा रहा था। दो राज्यों का उदाहरण दूंगा जिन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम में वापस जाने का फैसला किया, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। दोनों कांग्रेस की सरकारें थी। राजस्थान में 56% और छत्तीसगढ़ में 41% सरकार जो कमाती है, उसकी जो आय है, उसका जो रेवेन्यू है, उसका केवल वेतन में जाता है। अब आप इसमें अगर पेंशन जोड़ लें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पैसा सरकार का जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उन कर्मचारियों को तो, उनके परिजनों के लिए तो बहुत अच्छी बात है ओल्ड पेंशन स्कीम मिलने की, लेकिन जो बाकी राज्य की आबादी है उसके लिए क्या? जो भी डेवलपमेंट के प्रोग्राम हैं उनमें कटौती करनी पड़ेगी। सरकार को नए स्कूल खोलने में दिक्कत होगी, नए अस्पताल खोलने में दिक्कत होगी, नई सड़कें, नए पुल बनाने में दिक्कत होगी, उसके लिए पैसा नहीं होगा। अब ये कहा जाता है कि भाई कर्मचारी की बात आती है तो आप पैसे का रोने लगते हैं। सवाल ये है कि भाई जितनी आमदनी होगी उतना ही तो आप खर्च करेंगे। आप अपनी आमदनी से ज़्यादा कैसे खर्च कर सकते हैं? जो राज्य कर रहे हैं उनकी हालत देखिए। हिमाचल एक ऐसा राज्य है जो नागालैंड के बाद सबसे ज़्यादा कर्ज लेने वाला राज्य है। हिमाचल प्रदेश का चुनाव आपको विधानसभा का याद होगा। कांग्रेस पार्टी ने उस चुनाव में वादा किया कि हमारी सरकार बनी तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू कर देंगे, और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बन गई। तो कांग्रेस को लगा कि उनको अलादीन का चिराग मिल गया है। ये घोषणा करो, ये वादा करो कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे और चुनाव जीतो। तो उनको लगा कि जिस राज्य में भी चुनाव हो उसमें इस मुद्दे को उछालेंगे। उसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर जब लोकसभा का चुनाव होगा तो इसको बड़ा मुद्दा बनाएंगे, पूरा विपक्ष मिलकर इसको मुद्दा बनाएगा। और आपको ये भी बता दें कि जब ये स्कीम लागू की गई, मनमोहन सिंह सरकार ने लागू की,
पूरे देश में, तो 3 राज्यों में लागू नहीं हुई थी। तीनों राज्यों में लेफ्ट पार्टीज की सरकार थी। कौन से? वेस्ट बंगाल, केरल और त्रिपुरा। इन 3 राज्यों में ओपीएस लागू नहीं हुई, वो अभी तक लागू नहीं है। बाकी सभी राज्यों ने इस पेंशन सुधार के कार्यक्रम को लागू किया। अब जो लोग लौटना चाहते हैं उनको शायद पता नहीं है कि लगभग 41,000 करोड़ रुपया सरकार का लॉक्ड है। कहाँ लॉक्ड है? संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये जो कंट्रीब्यूशन है ये लॉन्ग टर्म की स्कीम्स में इन्वेस्ट किया गया है, जिससे उस फ़ायदा मिल सके, जिसका लाभ जो मिले वो कर्मचारियों को वो लाभ न्यू पेंशन स्कीम में मिलेगा। तो उसको अभी निकाला नहीं जा सकता, इसके लिए कानूनी रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। अब आप देखिए, हिमाचल जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में लागू करने की कोशिश की, लेकिन कर्नाटक में हालत इतनी ख़राब है, अभी जो सरकार आई है उस जो फ्रीबीज की घोषणा की, उससे ही लागू करने में सरकार की वित्तीय स्थिति चरमरा गई है। राज्य के वित्त मंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार ने सार्वजनिक रूप से कहा कि अब ये जो हमने जो वादे किए थे, इनको पूरा करने के बाद सरकार के पास पैसा नहीं है डेवलपमेंट के कामों के लिए। तो उन्होंने विधायकों से कहा कि आप अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट के काम लेकर मत आइए, उसके लिए पैसा नहीं मिल पाएगा। अब इस स्थिति की कल्पना कीजिए कि अगर ओपीएस लागू हो जाता तो उसके बाद सरकार का खर्च कितना बढ़ जाता, सरकार की वित्तीय स्थिति कितनी हो जाती। तो घोषणा करके भी कर्नाटक लागू नहीं कर पाया। लागू किसने किया? राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने। और कोड में खास ये किया कि जो अर्ध सरकारी संस्थान हैं उनमें भी ओपीएस लागू करने की घोषणा कर दी। राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा की कि 2004 से जो नए एम्प्लॉइज़ 2004 के बाद आए हैं, वो अगर वो ओपीएस को ऑप्ट करते हैं तो उनको 2004 से पेंशन मिलेगी। और ये कहा कि एनपीएस का जो पैसा है वो उनको जो मिलेगा वो लौटाना पड़ेगा। तो कई कर्मचारी जो है इसके लिए तैयार हो गए लौटाने के लिए, कुछ जो है किस्तों में, कुछ पूरा लौटाने के लिए तैयार हो गए। तो करीब 9,000 कर्मचारियों को जो 1 अप्रैल 2022 को रिटायर हुए राजस्थान में, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का फ़ायदा मिलने लगा है। तो ये पेंशन सुधार की दिशा में एक प्रतिगामी कदम था, आर्थिक सुधारों को एक तरह से धक्का पहुंचाने वाला कदम था। और ऐसा कदम कोई राज्य सरकार या कोई पार्टी कब उठाती है? जब उसकी स्थिति ऐसी हो जाए कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है, तो आत्महत्या का रास्ता जो है अपनाती है। बहुत से लोग करते हैं ऐसा, और संस्थान और पार्टियां भी करती हैं, सरकारें भी करती हैं। कांग्रेस की सरकारों ने यही किया। उनको मालूम था कि ओल्ड पेंशन स्कीम में जाने के बाद तुरंत उन पर कोई बड़ा बोझ नहीं पड़ेगा। कर्मचारी जो 2004 में आए हैं या उसके बाद आए हैं, उनके रिटायर होने में काफ़ी समय है। तो जब वो समय आएगा, पेंशन देने की शुरुआत होगी, तब उस समय किसकी सरकार होगी, कौन होगी, वो देखेंगे। अभी हमको फ़ायदा मिल जाएगा राजनीतिक। तो केवल अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए, चुनाव जीतने के लिए आर्थिक सुधार के इतने बड़े कदम को पंक्चर करने की कोशिश हुई। अब स्थिति ये है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। तो भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ है ओपीएस के, वो एनपीएस का समर्थन करती है। जाहिर है कि उसी की सरकार की बनाई हुई योजना है और आर्थिक सुधार का एक बहुत बड़ा कदम है। पूरे देश में जो है आर्थिक सुधार का एक बड़ा संदेश इसके जरिए गया। तो सरकार के सामने अब ये बड़ी चुनौती होगी कि जो करके गए हैं भूपेश बघेल और अशोक गहलोत, उसको फिर से दुरुस्त करना, यानी एनपीएस पर लौटना। ये आसान नहीं होगा। अब जाहिर है कि इसमें कर्मचारी जो है वो अदालत में जाएंगे, और सरकारें भी यही चाहती हैं। ख़ास तौर से आपको बताएं, बीजेपी की सरकार की अभी बात नहीं कर रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश की सरकार और कर्नाटक की सरकार इस बात का इंतज़ार कर रही हैं कि कर्मचारी कोर्ट में जाएं, और कुछ लोग कोर्ट में गए भी हैं, कोर्ट ओपीएस को रद्द कर दे। तो हमारे लिए जो है रास्ता जो है निष्कंटक हो जाएगा। फिर हमारे पास बहाना हो जाएगा लोगों से कहने के लिए कि देखिए, हम तो करना चाहते थे, अदालत ने हमको इसकी परमिशन नहीं दी, इजाज़त नहीं दी। तो अब मामला जो है तय होगा, वो अदालत से तय होगा कि ओपीएस लागू होगी या नहीं लागू होगी।
लेकिन कांग्रेस की देखा देखी या कांग्रेस के समर्थन वाली सरकार झारखंड में है, तो झारखंड में भी इसे लागू करने की घोषणा हो गई। इनकी देखा देखी आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब में चुनाव के समय घोषणा की कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। सत्ता में आने के बाद नोटिफिकेशन भी जारी किया, लेकिन उसके आगे जो है वो अगली कार्रवाई उन्होंने नहीं की, यानी लागू नहीं किया। पंजाब की वित्तीय स्थिति बहुत ख़राब है और वो कर्ज में डूबा हुआ राज्य है, उसके पास डेवलपमेंट के कामों के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा नहीं है। तो आम आदमी पार्टी ने इतनी समझदारी की कि ये समझ लिया कि इसको लागू करने का मतलब है आत्महत्या। आर्थिक रूप से, वित्तीय रूप से राज्य को एक तरह से आत्महत्या करना पड़ेगा अगर ये ओपीएस को लागू करते हैं तो। अब नई सरकार जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बनी है, उसके सामने चुनौती है। कर्मचारियों की नाराज़गी मोल लेने का खतरा है और कुछ महीने में लोकसभा चुनाव है। तो मुझे नहीं लगता कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में वहाँ की सरकारें, हालांकि करना इतना ही है कि केवल ये अधिसूचना जारी कर देनी है कि ओपीएस जो है वो लागू नहीं होगी, एनपीएस ही लागू रहेगी, यानी न्यू पेंशन स्कीम ही लागू रहेगी। उसके बाद कर्मचारी अदालत में जाएंगे ही और उसके बाद अदालत का जो फैसला आएगा वो सभी राज्य सरकारों को लागू करना पड़ेगा। और अदालत से अगर ओपीएस का मुद्दा रद्द हो जाता है, अगर अदालत कहती है कि नहीं, पेंशन सुधार का ये जो कार्यक्रम है ये बहुत महत्वाकांक्षी और ज़रूरी है, देश की और राज्यों की वित्तीय स्थिति के लिए ज़रूरी है, तो ऐसे में केंद्र सरकार के हाथ में एक हथियार होगा कि पूरे देश में सभी राज्यों में न्यू पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। तो देखिए, ये मुद्दा ऐसा है जिसको विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस, तैयारी कर रही थी लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाने के लिए। हालांकि और पार्टियों ने भी कोशिश की। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 2022 में अखिलेश यादव ने इसकी कोशिश की, बड़े जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया, उसका उनको फ़ायदा नहीं मिला। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लागू करने के बाद भी कांग्रेस पार्टी को इसका फ़ायदा नहीं मिला। इसका मतलब साफ है कि हिमाचल प्रदेश में जो जीत हुई वो ओपीएस का आश्वासन देने के कारण नहीं हुई। जो बात मैंने उस समय चुनाव नतीजों के बाद कही थी वही बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी जो भितरघात थी, अंदरूनी जो लड़ाई थी, उसी की वजह से भाजपा हिमाचल प्रदेश का चुनाव हारी। इसमें कोई शक नहीं है। बहुत ही कम वोटों का अंतर था दोनों पार्टियों के बीच में और ये आसानी से पाटा जा सकता था। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल का चुनाव अगर एकजुट होकर मिलकर लड़ती तो जीत लगभग पक्की होती, लेकिन वो समय बीत गया, वो बात बीत गई, तो उसको अब दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं है कि क्या होता तो क्या होता। लेकिन एक बात मतदाता ने साफ कर दी कि वो इस तरह के आश्वासनों से भ्रमित होने वाली नहीं है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों राज्यों में ये बड़ा मुद्दा था, इसके बावजूद लोगों ने कांग्रेस पार्टी को रिजेक्ट कर दिया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने इसको बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन उत्तर प्रदेश के मतदाता ने समाजवादी पार्टी को रिजेक्ट कर दिया। तो मतदाता अपनी ओर से संदेश भेज रहा है कि जो आर्थिक विषयों के बारे में जो समझदारी राजनीतिक दलों में, खासतौर से बड़े राजनीतिक दलों में होनी चाहिए, वो नहीं है, लेकिन इस देश के आम मतदाता के मन में ज़रूर है। वो समझ रहा है कि ओपीएस लागू करने का असर क्या होगा। और दूसरा, उसको ये भी समझ में आ रहा है कि ये ओपीएस या एनपीएस का मामला कुछ लोगों तक सीमित है, ये देश की पूरी आबादी के लिए नहीं है। मुद्दा दरअसल एनपीएस और ओपीएस नहीं है, मेरी नज़र में मुद्दा है सोशल सिक्योरिटी का, कि लोग रिटायरमेंट के बाद लोगों के पास आय का कोई साधन होना चाहिए। रिटायर होने वाले कर्मचारी चाहे प्राइवेट सेक्टर के हों चाहे सरकारी क्षेत्र के हों, उसके बाद वो अपना परिवार कैसे चलाएं, ये एक सोशल सिक्योरिटी का सिस्टम होना चाहिए और नहीं है। इसीलिए ये ओपीएस की मांग और ज़्यादा है। ओपीएस में उनको एक सुरक्षा नज़र आती है कि एक मुश्त पैसा हर महीने आता रहेगा, उससे परिवार चलता रहेगा। तो सरकार को आने वाले समय में ये ओपीएस एनपीएस का विवाद सुलझाने के साथ साथ एक सोशल सिक्योरिटी की योजना भी बनानी पड़ेगी जो देश के सभी नागरिकों के लिए हो, कि कैसे उनका जीवन जो है वो रिटायरमेंट की एज के बाद चलता रहे, सुरक्षित रहे, परिवार संकट में ना आए, परिवार के सामने इस तरह की मुश्किल ना आए कि कैसे घर चलाएं।
तो सोशल सिक्योरिटी समय की मांग है, लेकिन ओपीएस समय की मांग नहीं है। एनपीएस में थ्योरेटिकली जो है वो ओपीएस से ज़्यादा पैसा मिलता है, लेकिन एनपीएस का पैसा चूँकि एक हिस्सा उसका स्टॉक मार्केट में इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है, तो उसमें जो रिटर्न है वो कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, तो इसलिए निश्चित नहीं है। जिस तरह से ओपीएस में तय है कि आपकी लास्ट ड्रॉन जो सैलरी थी उसके हिसाब से पेंशन मिलेगी, एनपीएस में ऐसा कुछ तय नहीं है। आपको ज़्यादा भी मिल सकता है, हो सकता है ओपीएस की तुलना में कुछ कम भी मिले। तो मामला ये फिर कह रहा हूँ ओपीएस या एनपीएस का नहीं है, ये सोशल सिक्योरिटी का है। और मोदी सरकार को मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव से पहले ऐसी किसी योजना के बारे में घोषणा करनी चाहिए या अपना इरादा जाहिर करना चाहिए कि वो इस तरह के मुद्दे पर, इस तरह की किसी नीति पर विचार कर रही है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में एक जो बड़ा सरदर्द बन सकता था मुद्दा ओपीएस का भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसको इन 3 राज्यों के चुनाव में मतदाताओं ने भाजपा की मुश्किल को आसान कर दिया है। ये मुद्दा अब 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं चलने वाला है, इस मुद्दे की हवा निकल चुकी है। तो विपक्ष के हाथ से एक और बड़ा मुद्दा चला गया है। दूसरे मुद्दे की फिर किसी वीडियो में बात करूंगा, लेकिन आज इसी मुद्दे तक। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, आपसे अनुरोध है ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।